अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर के साथ मैं हूं मारिया मेमन और वसीम बादामी की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही हूं। आज मैं अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि NA-249 जो कि कराची का हल्का है, वहां पर जो नताइज हैं वो सामने आ रहे हैं। अभी तक के जो गैर हतमी नताइज हैं उसके नतीजे में जो वाज़े बरतरी है वो PMLN की दिखाई दे रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है उनको वहाँ पे मैदान में उतारा था PMLN ने, और ये फैसल वावडा साहब ने सीट छोड़ी थी, उनको सेनेटरशिप मिली थी। PTI के जो कैंडिडेट है यहाँ पर अफरीदी साहब वो इस पे कर रहे थे कंटेस्ट। पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखेल थे, PTI से अमजद आफरीदी थे। मुस्तफा कमाल साहब पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह हैं, वो भी इस सीट से कंटेस्ट करे। तो बड़ी हाई प्रोफाइल ये इस वक्त इलेक्शन बन गया था। लेकिन इसमें PMLN का जो उभर के सामने आना है, क्या ये सरप्राइज फैक्टर है या ये तसलसल है जो पिछले कुछ ज़िमनी इंतखाब में हम देख रहे हैं, या कोई और इसमें वजह है? इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम के। पहले से मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। स्टूडियो में साबिर शाकिर साहब हैं, शाद भट्टी साहब मौजूद है, रऊफ क्लासा साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने रिपोर्टर से फैजुल्लाह से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे फैज क्या रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं से शिकायतें आ रही हैं कि शायद रोक दिए गए हैं। मोहम्मद जुबैर साहब का मैं बयान पढ़ रही हूँ कि पता नहीं फॉर्म 45 नहीं मिल रहे, डस्का वाली सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। जरा बताइए ना, अपडेट दीजिए क्या हो रहा है अभी तक। देखिए, अभी मोहम्मद जुबैर और मिफ्ता इस्माइल जो कि इस हल्के से मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने ये कहा है कि उन्हें अब तक 117 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मिल गए हैं और उनका ये कहना है कि 117 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल को 7,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। ये मोहम्मद जुबैर का कहना है। और इसके साथ मिफ्ता इस्माइल का ये कहना है कि 2 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 की कॉपीज उनके पोलिंग एजेंट्स को नहीं दी गई है और उनका ये कहना है कि वो दावा कर रहे हैं 45 फॉर्म जो है वो उनको नहीं मिला है। और कम टर्न आउट अगर है वोटों में गिनती, तो उनका कहना है कि इतना ज्यादा वक्त नहीं होना चाहिए। तो ये एतराज मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस वक्त सामने आया है। उनका ये दावा है कि फॉर्म 45 जो है वो रोका गया है। तो मुस्लिम लीग नून इस हवाले से ये एतराज कर रही है फॉर्म 45 के हवाले से। ठीक है फैज, हम आपसे मजीद अपडेट्स भी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PTI के अफरीदी साहब जो कि कैंडिडेट भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये अफरीदी साहब, ये क्या इस वक्त ये सूरत हाल है? मिफ्ता साहब अपेरेंटली नताइज के मुताबिक अभी आगे, ऑब्वियसली भी सरकारी हतमी नतीजा आना बाकी है। सो आप बताएं ना, आपके नजदीक क्या ट्रेंड है इस वक्त? कौन बरतरी है, कौन आपकी अपनी कैलकुलेशंस के तहत दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है? आपके पास क्या नतीजे आए हैं? भाई 25-26 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जो हमें मिले उसमें भी हमें तहफात है और ये चल रहा है, हमें समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है हमारे साथ। सूबाई हुकूमत की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से हम इलेक्शन जीत चुके हैं, मगर ये जो चल रहा है हमारा कामयाब वोटर पूरा दिन जो हमारे वर्कर्स ने निकाला, इससे ज्यादा तो मैं अभी भी शनाख्ती कार्ड के साथ GJD कॉलेज के बाहर पहुंच रहा हूँ लेकर। तो ये क्या हमारे साथ कर रहे हैं एग्जैक्टली बताइए। आपका इसमें गिला क्या है, आपका मुतालबा एग्जैक्टली क्या हुआ है? वो तो कह रहे हैं कि हमें कुछ स्टेशन के फॉर्म 45 नहीं मिले, PMLN वाले ये कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं एग्जैक्टली, कहाँ पे बेकायदगी बेजाब्तगी है? देखें, हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रवैया है पूरे कल दिन से पहले भी जो शुरू से पहले से वो सूबाई हुकूमत के साथ मिलके काम कर रहा है सारा। और हमें उससे यही गिला है जो ये आज इतने कल इलेक्शन पूरा दिन हमारे जितने भी गए हैं वोटर्स गए उसको वापस कर दिए गए, उन्हें वोट नहीं कास्ट करने दिया गया। हमारे जितने वहां पर काउंटिंग में लोग थे वो निकाल दिए गए। हमें समझ नहीं आ रही ये चल रहा क्या है हमारे साथ। तो आपने कहीं ना कहीं शिकायत तो दर्ज कराई होगी ना, कहीं ना कहीं अपना लेकर तो गए होंगे केस? आपने किसी से राब्ता किए? बताए इस वक्त क्या स्टेटस है, आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? मैं वर्कर्स के साथ हूँ, मैं GCD कॉलेज के बाहर हम पहुंच रहे हैं। हम जाकर RO से मिलकर अपना हम पूरा रिजल्ट लेंगे। हमें अपना पूरा रिजल्ट चाहिए और हम इलेक्शन जीते हुए ये कौन से, मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहे हमारे साथ। कि हम देख रहे हैं कि 15-20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर आज 6 घंटे से वही ड्रामेबाजी चल रही है। वो कह रहे हैं कि ये जीत गए, वो जीत गए, ये जीत गए। बाकी 200 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट क्यों नहीं हमें दिया जा रहा? 200
5 पोलिंग स्टेशन का, तो हम जीते हुए। लेकिन अगर आप कह रहे हैं सूबाई हुकूमत की साजबाज है, तो फिर तो पीपल्स पार्टी को बड़े आराम से इसमें जीत जाएगी। तो ये नून लीग के मिफ्ता इस्माइल साहब की जो है इस पे हमें सबकत दिखाई दे रही है, तो ये तो अगर हो तो पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव होना चाहिए ना, अगर आप समझ रहे सूबाई हुकूमत इसमें कर रही है। दोनों का गठजोड़ है आपस में, तो ये हर इलेक्शन फिक्स होता रहा पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से पहले भी लड़ते रहे, और हमें यहाँ से भी बू आ रही है, इसीलिए तमाम वर्कर के साथ हम यहाँ मौजूद हैं और हम अपना रिजल्ट लेकर जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे पीटीआई के जो अमजद अफरीदी साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर। वो खुश नहीं है, उनको लग रहा है कि उनके जो वोट्स हैं और जो वोटर हैं उनको लौटाया जा रहा है, उनको वोट नहीं डालने दिया गया, फॉर्म 45 नहीं मिल रहे। बहरहाल वो समझते हैं कि इसमें कुछ ये फिक्स मैच वाली सिचुएशन है। पीएमएलएन से बात की है तो वो भी ये समझते हैं कि उनको कुछ फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे, तो कोई ना कोई वहां पे गड़बड़ है। ऑब्वियसली हम इसके हतमी नतीजे का इंतजार करेंगे। अपने मेहमानों से हम बात करते हैं। साबिर शाकिर साहब, आपसे आगाज करते हैं। ये पीटीआई की सीट थी पहले जो आपके, मेरा ख्याल है आप एजाजी तौर पे दोनों अपना वक्त उनको अगर देंगे तो मैं उससे शुरू करूं। मेरा ख्याल उनसे चले जी, आप वरना आप उनके साथ सोलो करें, वरना पॉसिबल नहीं होगा। साबिर जो है ना, आपने हद कर दी है अभी। आप पहले मैं कितनी मिन्नतें समाइतों के बाद के दोस्त जब बैठते हो तो छोटे से शुरू करना चाहिए। अच्छा, बरकत के लिए। तो कभी ये आएगा कि आप भी एजाजी तौर पे अपना वक्त किसी और को देंगे, या मैं आपसे ऑन एयर आज कमिटमेंट ले लेना चाहती हूँ, बिकॉज इन दोनों ने काफी ये दरिया दिली का। ये पॉसिबल ठीक 7 साल बाद मैं दोनों अपना वक्त इनको देने को तैयार। अच्छा, क्यों तुमने एज की मैथ की है? ये क्या मैथ किया आपने? ये सिर्फ है कि उस वक्त तक मुझे उम्मीद है कि मैं एंकर हो चुका हूँ, तो मैं इनको ही कहूंगा बोलें सर। चले जी, उम्र के मामले में इन्होंने स्टे लिया हुआ। हाँ, इरशाद भट्टी साहब ने बड़े पुरजोर फरमाइश से ये पहले बोलने का हक हासिल करते हुए, ये पीटीआई की जो नशिस्त थी, क्या हो रहा है भट्टी साहब? पीएमएलएन इस पे आगे आ रही है कि क्या ये किसकी कोताहियां हैं? ऑब्वियसली अब ये कहेंगे जी इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ट्रेंड काफी वाज़ेह है इस वक्त नून लीग की बढ़तरी। पहली बात तो वो है कि जो आपने अभी अमजद अफरीदी साहब, ये जो अफरीदी साहब है, इनकी गुफ्तगू सुनी, जो मिफ्ता साहब या कोई नून लीग के कह रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सारों को मेरी और कौम की तरफ से मुबारक और रुंदू सियासत पे। 2.5 साल में आपने कुछ धेला नहीं किया, एक कोई सिवाय बयानबाजियों के, कोई इंतखाबी इस्लाहात, कोई बेहतर चीज, कोई थोड़ा सा जमा तफरीक। रोना जरूर है। दूसरी बात यह है कि मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ हुकूमत को और बाकी इलेक्शन कमीशन को कि पूरी दुनिया में वेव कोरोना की चली हुई है, तीसरी लहर इतनी बड़ी हुई है। 2.5 साल इस पाकी असम्बली ने हमारे लिए क्या कोई तीर मार लिए हैं या हमारी किस्मतें बदल दी हैं कि ये कराची का भी जितवाना था, थोड़ा सा मुलतवी करवा देते। वो इंडिया के ज्योतिषी हो गए वो भी, कि जिन्होंने कुंभ का मेला 1 साल पहले करा दिया और उन्होंने भी इलेक्शन करवा दिया, पहले पीडीएम के जलसे करवा दी, उसके बाद हुकूमती इजलास करवा दी, उसके बाद खुदा का कोई खौफ नहीं, सवाम से कोई मोहब्बत नहीं। आज पता नहीं कितनों को कोरोना लगा होगा इस, और वो टर्न आउट देख के अब ठंड पड़ गई होगी इलेक्शन कमीशन साहब को भी और इस हुकूमत को भी, कोई फैसला करने वाले खुदा के लिए कि ये कितने घर घर में कोरोना के पेशेंट है, मरीज है, मौतें हैं, मुलतवी कर दें, मुअख्खर कर देना चाहिए। तीसरी बात, जीबी जीती तरीके इंसाफ, कुरम की सीट मौलाना साहब की तरीके इंसाफ जीती, डस्का वजीराबाद जाहिर है वो उनके सारे सेंट्रल पंजाब था, उन्होंने जीतनी थी, मुस्लिम लीग नून ने वोट उन्होंने थोड़े से ज्यादा ले लिए तरीके इंसाफ ने मेरी तवक्को के मुताबिक, लेकिन वो हार गए। 2 रियलिटी चेक आए। पहला नौशहरा, क्यों क्या रियलिटी चेक है? जब आपकी अंदर इख्तलाफात हो, जब पार्टी धड़ेबाजी हो, जब आप एक जगह पे ना हो, जब आप पार्टी मरूसी बनती जाए, भाई ने भतीजा खड़ा करना है, भतीजे ने भाई खड़ा करना है, मैंने तिनका खड़ा करना है, तिनके ने मुझे खड़ा करना है, और फिर उसके बाद ये। तो पहला रियलिटी चेक मिला कि आप अपने अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करें और करें। दूसरा, कराची क्या अब देखिए लाजवाब होते जाए। मैंने इसके बाद एक खबर देनी है, मैं अच्छा नहीं, खबर से पहले ये हम आपस में अच्छा दूसरा कराची नहीं जाहिर है, उसके बाद गप्पा अपने आपस में ही लगानी है। मैंने नहीं फिक्र ना करें, फिक्र नहीं, ये पहले ये छोटा आया ना, छोटा तो ये बड़ों को देखे क्या। अच्छा कराची मैंने पैकेज दिया है, मैंने कमेटी बनाई है, मैंने किया, मुझे अपनी कारकर्दगी पर फख्र है। ये इमरान खान साहब को बताएं कि इधर आके कहें मुझे अपनी कारकर्दगी पर फख्र है। बुज़दार साहब जो सबसे बड़ा तब्दीली सिंबल है, उसकी 2.5 साल बाद तारीफ क्या की है? मैंने अली बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह मिज़ार के सामने उनको कहा कि पनाहगाह बनाओ, उन्होंने बना दी। मुबारक तो इसका कराची से लिंक तो है, और कैसे राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं, और जब आप अपने वादों से फिरते हैं तो कराची और नौशहरा होती हैं। बीच में एक खबर भी आ रही है क्योंकि साथ ये इलेक्शन का माहौल है, रिजल्ट साथ साथ आ रहे हैं, तो ये अभी हम बात की एयरवाई की टीम ने, आरओ साहब हैं जिनका नाम है फयाज अहमद साहब, वो कह रहे हैं कि पोलिंग, इसके बारे में कहा जाता है कि पोलिंग स्टेशन के जो 260 के
प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उनका फोन भी बंद है। अभी ये मोहम्मद जुबैर साहब ने ये गिला किया है। सो बहरहाल जो आरओ साहब है वो कह रहे हैं कि मैं रिजल्ट नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं रिजल्ट जमा करा के घर आ गया हूँ, मतलब वो अपना रिजल्ट वगैरह जमा करा के आ गए। दोस्त है ना जुबैर साहब, ये वही है ना मरियम साहब और नवाज शरीफ साहब के, गुलाब जामुन वाले जुबैर साहब। जी जी जी। तो अब इनको कहें कि उनको मोबाइल की सिम लेके दे दें, यानी रोना है जरूर कि वो मोबाइल बंद करके गए, इस्लाहात करें ना। हर इलेक्शन में इसी तरह से हर तरफ से फिर दुहाइयां हो जाती हैं। साबिर साहब, ये कराची की सीट, ये सिंबॉलिक है इस वक्त पीटीआई के लिए, सिंध के अंदर, कराची के अंदर, क्यों सिंबोलिज्म समथिंग कि सिंबॉलिक है आज ये मैसेज गया पीटीआई? नहीं, ये तो मैं कहता हूँ कि जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं तो ज़िमनी इलेक्शन सारे के सारे वो आपको पल्स बताते हैं। और एक पाकिस्तान का कम से कम ये कल्चर है कि ज़िमनी इलेक्शन को गवर्नमेंट टेकन एज ग्रांटेड लेती है कि इसका तो कोई मसला ही नहीं है, और अपोजिशन भी आराम से बैठी रहती है कि बस ठीक है ज़िमनी इलेक्शन है, जीत जाएंगे। तो ये पहली दफ़ा है कि ज़िमनी इलेक्शन सारे के सारे वो पीटीआई नहीं जीत रही, बल्कि अपनी सीटें भी हार रही है और जो दूसरों की खाली हुई वो भी हार रही है। तो डस्का भी हमारे सामने है, नौशहरा भी हमारे सामने है, कराची भी हमारे सामने, पीपल्स पार्टी में और बहुत सारे इलेक्शन हुए, सब के सब ज़िमनी इलेक्शन हुक्मरान जमात ने नहीं जीता। तो ये तो एक क्या कहना चाहिए, मुस्तकबिल का एक नक्शा पेश, नविश्ता दीवार टाइप कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल मुश्किल सा लफ्ज़ है। तो नविश्ता दीवार कोई लोग हमारी वजह से, हाँ, नविश्ता अच्छा दीवार, है कि मैं मौजूद हूँ यहाँ, नविश्ता दीवार, नविश्ता दीवार वो सामने नजर आ रहा है। तो इसी तरीके से कराची का इलेक्शन भी, और फिर ये है कि पीटीआई कराची में जो पहले नंबर पे थी तो कहीं भी नजर नहीं आ रही, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथे नंबर पे कहीं, ठीक है ना, चौथे नंबर पे। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारा जो वोटर है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो काफ़ी होशमंद है, और वो जब अपना गुस्सा वो फिर वोट पे ही निकालता है, जाहिर है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो आ जाते हैं सड़कों पे मार धाड़ करते हैं, लेकिन वोट बैलेट पे वो अपना गुस्सा ज़रूर निकालता है। तो मेरा ख्याल है कि ये आने वाले दिनों की एक आकाश है। इसमें एक स्ट्रैटेजी की भी प्रॉब्लम है कलास्ट्रा साहब, बिकॉज ये जो निशिस्त थी ये फैसल वावडा साहब से छुड़वा के उन्हें सेनेटरशिप दी गई, और उस वक्त भी शायद ये पीटीआई के अंदर एक बड़ी कवि एक जैसे कहते हैं ना इम्कान का इजहार किया था लोगों ने कि ये सीट हमारी वीक है। पहले भी बड़ी मुश्किल से ये निकली है, बाल ये सीट निकाली गई थी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इस पे भी सवाल फिर होगा कि भाई आप ये क्या सोच के इस सीट के ऊपर इतना बड़ा रिस्क लिया? अब वो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर तो दोनों से जात थी। अगर आपने फैसल वाडा साहब को आपने सेव करना था तो सेनेट में लाना था, उसके बाद तो नहीं था, नहीं तो डिस्क्वालिफिकेशन तो नज़र आ रही थी। सो मेरा ख्याल बड़ा वाइज फैसला किया उन्होंने के टाइम पे पुल आउट किया, उसको इस्तीफ़ा देगा। सो इसके पास कोई हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये जहन में रखिएगा कि अगर वो खुद इस्तीफ़ा ना देते तो शायद कोर्ट से उनके खिलाफ कोई फैसला आ जाता, वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, बल्कि ज़्यादा नुकसान होता फैसल वाडा साहब के लिए भी होता, शायद पार्टी के लिए भी होता। सो ये नहीं था कि इनको ऑप्शन दिया गया था 1 2 उसमें से कौन सा आपने लेना है आप ले लें, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सो उन्होंने फॉलो करना था वट एवर हैज हैपेंड, नंबर 1। और दूसरा ये बात मैं माननी चाहिए कि कराची कभी कोई पीटीआई का स्ट्रांग होल्ड नहीं था। ठीक है, सीटें उन्होंने ले ली, जैसे भी मिल गई, मान लिया। अब अगर पीटीआई का उम्मीदवार चौथे नंबर 5वें पे आ रहा है तो फिर तो जो बातें होती थी माजी में कि जनाब कहीं ना कहीं पे कुछ मैनेज हुई है, मिस्त्री कोई बैठे थे जिन्होंने कोई नट बोनट कोई टाइट किए, कोई यहाँ पे बैठ के पाने शाने लगाए थे और पानों के नतीजे में कुछ चीजें बननी थी। चौथे 5वें नंबर पे आना एक रूलिंग पार्टी का, ये जहन में रखें कि लोगों का मिजाज होते हमेशा जो विनिंग हुकूमत बैठी होती ना, लोग अमूमी तौर पर आपके ज़िमनी इलेक्शन में मोस्टली 99%, 1 या 2% हो सकता है वो, उनकी 99% कोशिश होती है कि जो हुकूमत में के आपको उम्मीदवार उन्हीं को वोट दे, क्योंकि 1-2 सीटों से काम उन्होंने कराने, काम करवाने, और फिर अपोजिशन का बंदा जितवा के उन्हें कुछ मिलना नहीं। एक चीज पीएमएलएन के जीतने से उस हलके के लोगों के फिलहाल इमीडिएटली कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ इसके लिए इनके लिए शिकस्त नहीं है पीटीआई के लिए या इनके बयाने के लिए, जो 2.5 साल बढ़के इनके सुनते रहे और ट्विटर पे हुकूमतें चला रहे। ट्विटर ठीक होना चाहिए, सब ओके होना चाहिए, उसकी ओके की रिपोर्टें आ रही हैं। एक दूसरा ये पीपल्स पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा मेरा ख्याल है उतना ही एक इक्वली एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। अब चलो इमरान खान साहब इनकी पार्टी को तो छोड़ें जी, ये एक उसमें बैठे, सेंटर में बैठे, इनकी वहां पे
हुकूमत नहीं है, वट एवर। आप तो वहां पे 12-13 साल से हुकूमत कर रहे हैं, 12-13 साल की हुकूमत के बाद एक PML ये जो हुकूमत में भी नहीं है, जो वहां पंजाब में बैठी हुई है, आपसे वहां पे सैकड़ों मील एक दूर पार्टी है, आप जो सेंटर में से हट के आप उसमें बैठे, कराची बैठे हैं, आप उसके आपके पास वसाइल हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप बहुत कुछ ले दे सकते थे, पैसा है आपके पास। इट मींस आपने भी उसको अबैंडन किया हुआ है कराची को, उन्होंने पीपल्स पार्टी ने भी अबैंडन किया हुआ है, और उससे आप इसका जो बड़ा नतीजा निकलेगा 2-3 चीजें निकलेंगी। अगर आप इंतजार कर लें, क्योंकि पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, जरा सा क्योंकि हमें उनसे पूछना भी है। मंदुखेल साहब, इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्योंकि नून लीग कह रही है हमें कुछ फॉर्म 45 नहीं मिल रहे, PTI वाले कह रहे हैं कि जी हमें कुछ फॉर्म 45 नहीं मिल रहे, हमारे वोटर्स को रोका गया है। पीपल्स पार्टी, आप लोग बतौर पीपल्स पार्टी मुतमिन है आज के इस इलेक्शन की पूरी कार्रवाई से, पूरे प्रोसेस से? ये बताया कि थोड़ी देर पहले जब नून लीग के जो फेवरेट टीवी चैनल थे वो तो बड़े लीड दिखा रहे थे, हमें तो गिनती में नहीं शुमार कर रहे थे। आज क्या हो गया कि फॉर्म 45, अभी मेरे पास जो लेटेस्ट रिजल्ट आ गया 100 पुलिस स्टेशन का, जिसमें पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे, KLP दूसरे पे और नून लीग तीसरे नंबर पे। अच्छा, अब उनको बानी चाहिए। और फिर दूसरा सवाल मेरा ये है कि इनका बयानिया गलत है। इन्होंने ये कहा, जब साफी हजरात पूछते थे मुफ्ती इस्माइल साहब से कि भाई अगर आप जीत गए तो क्या करेंगे, तो कह रहे मैं केस करूंगा पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऊपर कि लोगों को पानी दे। अब आवाम इतनी जरूर गरीब है, लेकिन इतना वो नहीं है। फैसल वाडा साहब ने बहुत शऊर दिया आवाम को 18वीं तरमीम के बारे में, तो मैं समझ रहा हूँ कि आवाम को शऊर था कि ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस वजह से आवाम ने मंदुखेल साहब, आपके पास कितने फॉर्म 45 हैं? क्योंकि PMLN ने भी क्लेम किया उनके पास 117 फॉर्म 45 है और उसमें उनकी 7000 की लीड है। आपके पास एग्जैक्टली कितने फॉर्म 45 है? और आप जो कह रहे हैं कि आप लीड कर रहे हैं, कितने वोटों से लीड कर रहे हैं? जैसे हम 6661 जो है लीड कर रहे हैं 100 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 के साथ। अच्छा, और दूसरे नंबर पे KLP है, वो 5191 है। तीसरे नंबर पे ये है 6000 सॉरी, और तीसरे नंबर पे ये 5000 है। तो ये तो तीसरी पोजीशन में, इनकी तो अभी पोजीशन ही नहीं है उसके अलावा। और फिर दूसरी बात ये कि उन्होंने जो कैंडिडेट नून लीग ने उतारा था, जो पहले से यहाँ उनके रहनुमा थे, उनको टिकट नहीं दिए। ये तो पैराशूट के जरिए आ गया। और लोग तो कहते थे कि ये दूसरा फैसल वाड़ा है, ये तो लोगों से हाथ मिलाने के लिए आदमी बढ़ता था। अच्छा, फिर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कोरोना के हवाले से इलेक्शन पोस्टपोन करने की दरखास्त दी तो इसने मजाक उड़ाया, और मजाक उड़ाने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ठीक है। और फिर उसके बाद जब मरियम नवाज साहिबा की उन्होंने जलसा रखा, और वो जलसा जब नाकाम हो गया, उनको पता चल गया उन्होंने नहीं किया। कर ये इस वक्त तो अभी एक तो ये सियासी रेटोरिक की बात भी आ रही। तो आप कह रहे हैं कि आप तकरीबन 6661 वोटों से इस वक्त लीड कर रहे हैं, PMLN तीसरे नंबर पे है। चले, बहुत शुक्रिया, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब एक ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो उस पर तज्जिया भी लेंगे और कोशिश करेंगे मुफ्ती इस्माइल साहब को से भी हम बात करें, बिकॉज अपेरेंटली उनकी शिकायत है कि कुछ पोलिंग स्टेशन के अंदर उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। अगर है तो आके उनका ग्रीवेंसेस का बताएं हमें। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम कोशिश करें कि PMLN की कैंडिडेट से भी हम बात कर सकें, उनसे रब्ता करने की कोशिश करें, लेकिन जो पीपल्स पार्टी और PTI से हमारी गुफ्तगू है, पीपल्स पार्टी वाले क्लेम कर रहे हैं कि इस वक्त जो उनके पास फॉर्म 45 है 100 के करीब, उसमें उनकी लीड है। PMLN अपनी लीड क्लेम कर रही है, लेकिन बहरहाल PTI के बारे में तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि इस रेस में वो काफ़ी पीछे हैं। और ये एक लम्हा फिक्रिया है तहरीक इंसाफ की, खुद सिंध और कराची की लीडरशिप के लिए, खासतौर पे कि जब उनकी अपनी इन फाइटिंग्स और इतनी अपने उनके मामलात हैं, तो उन्होंने पता नहीं ये इलेक्शन पे क्या तवज्जो और क्या इस पे गौर करना होगा। सो भट्टी साहब, पीपल्स पार्टी इस वक्त यहाँ पर जीत रही है, तो ये PDM और आप देख रहे हैं PMLN और पीपल्स पार्टी की जो आपस में इस सीट के ऊपर जो एक फ्रिक्शन है, एक टेंशन है, जिसमें वो कह रहे थे कि जी ये पीपल्स पार्टी वाले साजबाज कर रहे हैं और रोका जा रहा है रिजल्ट को। ये आपको लगता है किसी बड़े उसमें ट्रांसलेट होगी इशू में? पहली बात तो ये कि PTI को अब दुआ करनी चाहिए कि हम तो हार गए, अब ये नून ना जीते। अच्छा, क्योंकि फिर आ जाना एक बार फिर शेर, वोट को इज्जत दो, पीपल्स पार्टी की दुआ कबूल हो, इस वोट को अच्छा, वोट को इज्जत दो। इनकलाब मजामत जिंदाबाद। नवाज शरीफ लंदन में बैठा, जीत गया और तुम लोग हार गए। मरियम नवाज साहबा के अगले 15 दिन ट्वीट्स जो है ना पीपल्स पार्टी को छलनी सीने कर देने। अच्छा, तो अगर ये है। दूसरी बात ये कि जो आपने एक बात की कि इनकी आपस में रिफ्ट, 4 ग्रुप बने हुए हैं कराची में,
तहरीक पीटीआई इंसाफ के के, ना, हाँ तहरीक हाँ, इंसाफ के, बहुत क्लियरली, और 4 ग्रुप बने हुए, और 4 ग्रुप में से 2 ग्रुपों को इस हलके में आने की इजाजत नहीं थी। पीपल्स पार्टी जीत रही है, उस पे बात करें आप। सदर साहब उस पे वो कह रहे पॉइंट पे आ जाए। नहीं, वो असल में कहना चाह रहे हैं कि जो वक्फे में इन्होंने पॉइंट एक बताया ना, वो इनके नाम लेके मैं हाईलाइट करता हूं। साबिर सर साकिब वो साहब ने, मशवरे दे रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ये मसाइल है तो आपके, ये ठीक कर लें, ये वो तो समझ नहीं मशवरा रहे, सर सदर को साहब समझ नहीं रहे कि मैं ब्रॉडर पिक्चर वो में जा अपनी रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस वक्त मुखातिब हैं। अच्छा, बस हाँ, ठीक है। तो दूसरा जो है पीपल्स पार्टी, जो साबिर शाकिर साहब की थ्योरी है कि पीपल्स पार्टी जीत गई अगर ये सीट, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में फिर वो आमने सामने होंगे, और पीपल्स पार्टी ज़ाहिर एक एज पे भी होगी। सूबाई हुकूमत उनकी है, इसमें कोई शक नहीं, तरक्याती काम भी उनके, वोटर बड़ा मायूस हुआ। जितने भी सर्वे किए गए पिछले दिनों में, कोई 6 के 7 तो मैंने भी देखे लोगों से, सर्वे नहीं बात करते हुए, सारे यही कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने हमें ये कहा था कराची को रोशनी का शहर बना दूंगा, रूस बरात बना दूंगा, 164 अरब का पैकेज किधर गया, पानी किधर गया। फैसल वाडा साहब का ये हल्का था, फैसल वाडा साहब ने प्रॉमिस किया था कि इस हल्के में बर्तन पानी के लिए नहीं लाइन में लगेंगे। वो बाद में उन्होंने इस तरह किया, बर्तन सारे उठवा लिए, चोरी करवा लिए, तो वो लाइन में नहीं लगे। लेकिन इसमें तो और एंगल है साबिर साहब, मैं आपको भी गुफ्तगू में शामिल करूं कि बिकॉज कराची की जो ये चंद नशिस्तें हैं, ये एक देयर अप फॉर ग्रैब्स। पीएमएलएन की इस पे नजरें हैं, वो खुद कहते हैं जी आगे आने वाले इलेक्शन में हम चाहते हैं कि हम कराची के अंदर जगह बनाएं। सो इस इलेक्शन के बाद क्या उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे? या सॉरी, मोहम्मद जुबैर हमारे साथ, मेरा ख्याल है उनसे हम जरा बात कर लें, उसके बाद पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, वो क्या कोई फॉर्म 45 का आप लोगों का मसला था? वो आरओ के बारे में तो जो आप बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं सरफराज साहब कि हम चले गए हैं, उन्होंने रिजल्ट जमा करा के वो चले गए हैं। अभी क्या इशू है आप लोगों को? क्या बहुत इशू है। देखें, हम आरओ के अंदर ही बैठे हैं और मसला ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि इतना लोग टर्नआउट है, कब से काउंटिंग खत्म हो चुकी है, और यहाँ रिजल्ट आने में अभी तक आपको पता है ऑफिशियली पता नहीं कितने 100 या कितने पोलिंग स्टेशन के दिए, 276 की जगह। एक तो जाहिर एप्लीकेशन होती है, फिर दूसरा ये है कि हमें जो यहाँ अभी आगे कुछ पता चला कि कुछ 10-12 पोलिंग स्टेशन के जो फॉर्म 45 हैं वो बिल्कुल ही अनयूजुअल नंबर के फेवर में, मतलब 150 जगह 1000 वोट हैं या 900 वोट हैं। अच्छा, अब वो मतदाद जब एक इंफॉर्मेशन है कि जी 108 पोलिंग स्टेशन के वो तकरीबन उन्होंने उसके हिसाब से पीपीपी काफी मार्जिन से जीत गए, और यहाँ पीटीआई वाले आगे वो जाहिर है हंगामा कर रहे हैं। हाँ जी, पीपल्स पार्टी वालों से हमारी बात हुई है, वो क्या वो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि उनकी लीड है 6661 की, जो उनके पास 100 फॉर्म 45 आए हैं। अब सिग्नल इश्यूज हैं ऑब्वियसली। साबिर साहब जी, ये अब क्या होगा? पीपल जगह बना रही है कराची में अपनी, इसके बाद लग रहा है आपको? जगह तो पता नहीं बना पाएगी कि नहीं, लेकिन ये है कि ये जो हुकूमत है उसको उसके लिए ज़्यादा थोड़ा सा लम्हा फिक्री है। और आप पीपल्स पार्टी पे हैं ना, वो जो आपने थ्योरी वो तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये जीत जाती है तो मुस्लिम लीग नवाज के लिए तनकीद करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। वो फिर ये नहीं कह सकेगी कि इस पर वो धुंध आ गई थी, जाला आ गया था, नंबर बैठ गए थे, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में जरा थोड़ा सा यही तो कह रहे हैं जुबैर साहब, और क्या कह के गए वो, यही तो कह रहे हैं। अगली बात मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड तो ऑफ द रिकॉर्ड एक अहम तरीन मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा थे। ये 7 बजे हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो उसमें हम पीपल्स पार्टी को हमारे जो थे कंसिडर नहीं कर रहे थे। पीपल्स पार्टी 3-4 नंबर पे थी। तो मुझे उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जो ग्राउंड पे है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इनिशियल है नंबर 2 पे है। अच्छा। तो पीपल्स पार्टी को आप इग्नोर ना करें। तो ये बात सही नहीं है कि पीपल्स पार्टी मैदान में नहीं है, बल्कि हमारा मुकाबला ही पीपल्स पार्टी से है। अच्छा। ये मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर मोस्ट रहनुमा ने बात की। तो जब ये सिचुएशन है तो बात वही है कि बहरहाल पीपल्स पार्टी अच्छा इलेक्शन मैनेज करना जानती है, और इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस होते थे, उस दौर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन कोई नहीं हारी थी, बल्कि इफ्तिखार चौधरी के होते हुए आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी हुकूमत बनाई, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी बनाई थी। तो ये एक तरीका तो है, लेकिन पीटीआई मेरा ख्याल है कि पीटीआई के लिए हालात काफ़ी ख़राब हैं। पीटीआई के लिए हालात काफ़ी और ख़राब। उसके में देखें ना आप, वो जो बात कर रहे थे ट्विटर वजीर,
تو ٹویٹر ویزروں کو چاہیے کہ اب رزلٹ دیں. یہ تو خان صاحب ان سے پوچھیں گے نا کہ بھائی مجھے کیا انہوں نے یہاں پہ ٹرن آؤٹ کیوں کم رہا؟ ایک کووڈ کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، اور بہت گرمی کی وجہ سے، بڑے کووڈ ہے، روزے ہیں، گرمی ہے، تین یہ تو باتیں نہیں ہے کہ کراچی ایک شہر ہے، کراچی ایک جنہوں نے ایک بڑا جوش و جذبے میں امیدیں وابستہ کر کے ایم کیو ایم کو چھوڑ کے، پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے، مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے، تحریک لبیک کو چھوڑ کے تحریک انصاف کو ووٹ دیے، تو جو 2.5 سالہ کارکردگی پر کہیں وہ ووٹر بد دل نہ ہو گیا. سر ایک اور بات بھی ہے کہ الیکشنز کے دوران نا ووٹر کو نکال کے ووٹ ڈلوانے کی جو سائنس ہوتی ہے نا، یہ اس دن کی بھی بات ہے کہ پتہ نہیں اب پی ٹی آئی نے کیا اس میں لیکن کراچی میں شہروں میں، کراچی جیسے شہر میں 10-15% کا ٹرن آؤٹ. سر رمضان بھی تو ہے نا، 36,000 صرف ووٹ تھے شہباز شریف کے، اب ساروں کے نہیں مل کے بن رہے. بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ رمضان روزے رکھے ہوئے ہیں، کووڈ ہے، گرمی ہے، پھر یہ ہے کہ کون سا گورنمنٹس نے وہ صوبائی ہے یا مرکزی چھوڑ دیں کہ حکومتوں نے یا ان سیاستدانوں نے کون سا ادھر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، پانی تو ہے نہیں، پولنگ کے پروسیس میں دلچسپی نہیں ہے، یعنی اندازہ کریں. سو کلاسٹر صاحب اب کیا یہ جو پیپلز پارٹی پی ایم ایل این، یہ تو وہی روایتی حریف ہے نا، انہوں نے اب آگے جا کے الیکشن میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہی الیکشن لڑنے ہیں، یہ اسی کا ایک ٹیسٹ کیس ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے نا، یہی ہوگا آگے والے الیکشن میں پی ڈی ایم صحیح آج ہے یا نہیں ہے. دس از ہارڈ کور پالیٹکس آن کانسٹیچوئنسی لیول. جو اس میں 2-3 چیزیں، ایک تو اگر آپ کو یاد ہو مریم نواز صاحبہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اس پہ گئی تھی برسی پہ، انہوں نے ایک تقریر کی تھی، تو لہٰذا ان کو بلیم نہیں کیا جا سکتا نواز لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو کہ ایک دوسرے کے خلاف کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ کل کو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا بھی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے ایک دوسرے کے خلاف ڈلٹی زبان نہ یوز کریں. یہ اگر آپ کو یاد ہوگا سو وہ انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا تھا کہ ہمارا کوئی الائنس نہیں ہے، ہم رائیولز ہیں، رائیولز ہی رہیں گے، لڑیں گے. سو آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ اگر وہ الیکشن لڑیں. انہوں نے لائن بڑی کلیئر کر دی تھی. نمبر 2، جس چیز میں سرپرائزڈ ہو رہا ہوں، اور یہ کیسا ملک، کیا کہیں بار بار ایک ہم ٹرم کہتے ہیں ملک ہے کہ ہر ایک کی جیب میں اپنا انہوں نے فارم ڈالا. 100 ان کے پاس ہے، ہم جیت گئے، 115 میرے پاس ہے، ہم جیت گئے. دیٹس ویری ہلیریس. ایک چیز ہے، مجھے سمجھائیں ذرا کہ اس ملک میں کوئی الیکشن کمشنر ہے، اس ملک میں کوئی آر اوز ہیں، اس میں کوئی پریزائڈنگ افیسر ہیں. ان تمام پارٹیز پہ اگر الیکشن کمشنر صاحب کے پاس کوئی تھوڑی سی بھی پاورز ہیں، یہ اپنے بیٹھے کیا نام سلطان سکندر راجہ صاحب، ان کو کم از کم ان کو یہ لوگ جو ٹی وی پہ آ کے بتا رہے ہیں نا کہ میری جیب میں اتنے ہیں، اس کی جیب میں اتنے ہیں، میری کاؤنٹنگ یہ کہتی ہے، ان تمام کو بین کرنا چاہیے تھا. بین کے علاوہ ان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے تھا، اس کے چاہے جو بھی کنسیکوینسز ہوں. اور بعد میں کہتے ہیں کہ میڈیا ان کو بیٹھ کے جناب وہ کر دیتا ہے، یہ کنٹروورشل بنا دیتا ہے. یہ بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، وہ تحریک انصاف کے ہوں یا نواز لیگ کے ہوں، کہ جن کی جیب میں جناب انہوں نے یہاں عمر و عیار ٹائپ انہوں نے زمبیلیں رکھی ہوئی ہیں، وہاں سے ہاتھ مارتے ہیں، ہاتھ مار کے ایک ادا جناب نتیجہ میرے پاس جناب یہ 20 فارم ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس 30 فارم ہے. اور بھائی میرے یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے، میڈیا کا کام نہیں، ہمارا کام بھی نہیں ہے کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے. یہاں پہ یہ کام انفیکٹیو الیکشن کمیشن ہے. لیکن یہ ایک نشست کی بات ہے، سوچیں اگر آگے جا کے جنرل الیکشن ہوگا تو یہ سارا الیکشن کمیشن. سوری ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک نیوز آ رہی ہے، پھر واپس آ کے اس پہ ہم تجزیہ لیں گے. بریکنگ نیوز کے ہم ماحول میں اس وقت ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. چلے جی آخری سیگمنٹ ہے، وقت ہمارے پاس تھوڑا مختصر ہے، لیکن بس کوئکلی میں آپ سب سے اس پہ انپٹ لینا چاہوں گی. پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ترین کو اوپر ہے، عدالتی فیصلے کچھ اس طرح کے آ گئے ہیں جو حکومت کو کے موافق نہیں ہیں. تیسرا بھی جو الیکشن میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ عوامی رائے کے اوپر بھی کوئی اتنے یہ سازگار نہیں ہے فی الحال پی ٹی آئی کے لیے. اگر ہم ضمنی انتخابات کی پوری وہ ان کے پرابلمز بڑھتے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یا لگ رہا ہے کہ بھی ون فار ون؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ شوگر مافیا کو ڈنڈے ماریں، جتیاں ماریں، الٹا لٹکا کے ان کو ماریں. انہوں نے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اور اس یوٹیلٹی سٹور پہ بھکاری بنا دیا ہے، جس طرح لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے. اکراس دا بورڈ ان بڑوں نے یہ کس کام کے لیے آئے تھے، ہم نے قسمتیں ان کے ہاتھ میں دی، ان کو ووٹ دیے، عزت دیا، مقام دیا، انہوں نے تباہی پھیر دی. جہانگیر ترین ہو، خسرو بختیار ہو، سائیں بزدار ہو، اسد عمر ہو، رزاق داؤد ہو، ندیم بابر کو کیوں چھوڑ دیا، ظفر مرزا کو کیوں چھوڑ دیا، عامر کیانی کا ابھی تک کیوں نہیں کچھ ہوا، تمباکو مافیا کا جس نے ملک کو لوٹا ہے اس کو الٹا لٹکا کے اس کو جتیاں ماریں اگر ماری جا سکتی ہیں، ورنہ یہ ختم کر دیں جتھوں کا، یہ جو اور کمزور چونڈی وڈ کے پیچھے ہٹ جانا یہ چھوڑ دیں، احتساب کا نام ختم کر دیں. ہمارا نظام انصاف اب اس قابل نہیں رہا، ہمارا یہ نظام اس قابل نہیں رہا کہ بڑے کو اکاؤنٹیبل کر سکے. دوسری بات، بلا شبہ طریق عمران خان صاحب کو پھر اپنے فکرے پہ بار بار ایک پوری کیسٹ میں نا ٹیپ میں وہ بھروا کے کہ مجھے اپنی کارکردگی پر فخر ہے،
یہ ایک پوری رات سننے چاہیے اور کلاسر صاحب آپ مجھے بتائیے نا اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا تگڑی ہو رہی ہیں باقی اپوزیشن جماعتیں؟ اوبویسلی روم اتنا دے دیا ہے کہ بھائی ان کو موقع مل گیا کھڑے ہو کر. یہ کانسٹیٹیوشن یہ کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس میں بھی اب یہ ایک ٹف ٹائم دے رہے ہیں نا. میں ایک فکرہ کہتا ہوں تو مجھے بات کے سمجھ سے رپیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ذہن میرے میں نہیں آ رہا کہ جتنا یہ یہاں بیڈ گورننس کر کے گئے تھے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ, یہ 20 سال کھڑے نہیں ہو سکتے. لاسٹ ٹائم میں آپ کے شو میں شاید بات کی, خان صاحب نے ان کو یہاں پہ 20 ماہ میں کھڑا کر دیا ہے. اور دوسرا جو انہوں نے سب سے میرا خیال ہے انہوں نے زیادتی کی, ٹویٹر پہ حکومت چلائی ہے انہوں نے ساری, ابھی بھی ٹویٹر پہ چل رہی ہے ان کی. اب جو ملک کا یہ وزیر اعظم کی پرفارمنس کا آ کے جج کرنے کا ایک آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ان کے کرائٹیریا دیکھیں کہ میں نے ان کو کہا کہ داتا دربار پہ لنگر کھول دیں, انہوں نے وہاں پہ لنگر پناہ گاہ بنا دی, سو سکسیزفل. ایک 12 کروڑ کے صوبے میں سے ٹیسٹ کیا لیا ہے کہ 2 دن میں لنگر بنا دیں. 2 دن میں لنگر بنانا کون سا بڑا مشکل کام ہے؟ ڈی سی لیول کام ہے سر, ڈی سی لیول کام ہے, کلیریکل کام ہے, آپ نے کرنا ہے. سو خان صاحب جو ہیں یہ جس دن اپنا اسے ٹویٹر سے باہر نکلیں گے, کیونکہ ان کو ساری چیزیں ٹویٹر پہ ان کو نظر آنی چاہیے, یہ بڑے سخت ان کے ریمائنڈر تھے. اور دوسرا جو انہوں نے جس طریقے کے علی ظفر صاحب کو انہوں نے آگے جج بنایا ہے کہ علی ظفر صاحب بتائیں گے کہ شہزاد اکبر صاحب ٹھیک کر رہے تھے یا آپ کے اعظم خان صاحب ٹھیک کر رہے تھے, عمران خان صاحب خود ٹھیک. آپ مجھے بتائیں یہ شہزاد اکبر کی اعظم خان صاحب کی جرأت ہے کہ وہ بغیر عمران خان صاحب کے جہانگیر ترین پہ ہاتھ ڈالیں؟ عقل کی بات مطلب سمجھ میں آنے والی کوئی چیز ہے کوئی؟ انہوں نے سمجھ لیا یہ پوری قوم گھاس کھاتی ہے اور ان کو نہ کسی چیز کی سمجھ آنی ہے. انہوں نے علی ظفر صاحب کو اپنی پارٹی کے سینیٹر کو اٹھا کے جج بنا دیا, آربیٹریشن ہو رہی ہے جناب. وہ بتائیں گے عمران خان صاحب کو کہ آپ بتائیں شہزاد اکبر اور اعظم خان صاحب میں میرے پوچھے مینجمنٹ ہو رہی ہے نا, کون سی جھوٹ بولے جا رہے ہیں نا, نہیں لوگوں کو جھوٹ بولے جا رہے ہیں, کی پولیٹیکل مینج کریں, بجٹ نکال لیں, وہی بتا رہا ہوں نا, بجٹ کی وجہ سے جو بھی ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے میں بار بار ایک ہی سوال پوچھتا ہوں, یہ جرأت ہے ان میں اعظم خان صاحب میں اور شہزاد اکبر میں جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کاروائیاں, ان کے بچوں پہ پرچے کیے جائیں, ان پہ منی لانڈرنگ کے کیے جائیں جس کی 14 سال سزائیں ہیں, FIR سامنے آ جائیں, اور ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ علی ظفر صاحب چیک کر کے بتائیں گے عمران خان صاحب کو کہ جناب پولیٹیکل اس میں ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہ سارے عمران خان صاحب کے صاحب ذرا بلیسنگ شامل ہیں. اب علی ظفر صاحب نے جماعت کے لوگوں کو انہوں نے بتایا نا, وہ جو پارٹی کے اندر مینجمنٹ ہے وہ کون سا انہوں نے پارٹی شیروں کو بھی تو سلام کریں جو ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ان کو بھی سلام کریں, ملک کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. اچھا صابر صاحب آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ آگے آنے والے جو چند ہفتے ہیں یہ ٹائمنگ کی لوگ بڑی بات کرتے ہیں, شہباز صاحب کا باہر آنا, یہ پھر اس طرح سے یہ بشیر میمن صاحب کی بات کرنا, پھر کچھ عدالتی فیصلے جو ہیں وہ بھی خیر وہ قسمت سے ہے یا جو بھی ہے, یہ ٹائمنگ کا کچھ لینا دینا ہے جو یہ ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ٹائمنگز تو امپورٹنٹ ہیں, لیکن ایک چیز تو طے ہو گئی ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ سیدھے ہاتھ تو اس میں کوئی بہتری نہیں لائی جا سکتی. کارٹلز کی گرفتاری پوری کی پوری, آپ وہ سسٹم کے اندر بھی بیٹھے ہیں, وہ سسٹم کے باہر بھی ہیں, وہ پرائیویٹ بھی ہیں, وہ سرکاری بھی ہیں, وہ دستوری بھی ہیں, وہ غیر دستوری بھی ہیں. تو جب بھی آپ کوئی چیز سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پورے کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے خبردار, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جس دن پہلے بندے کا احتساب ہو گیا, پہلا بندہ جیل چلا گیا, اس کا مطلب ہے اس کے بعد لائن لگ جائے گی. اور اس میں گلٹی ہم سب ہی ہیں, ظاہر ہے. اس میں اگر 10 آدمی بیٹھے ہیں, 10 آدمیوں میں سے ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا کہ جی ایک آدمی کا معاملہ آیا ہے, تو وہ سارے باقی سوچتے ہیں, باقاعدہ طور پہ میٹنگز کرتے ہیں, کل ہم بھی میٹنگز باقاعدہ میٹنگز کرتے ہیں, میٹنگز کر کے کہتے ہیں آپ یہ کس طرف جا رہے ہیں, آج اس کے اہل و عیال کو آپ ذبح کروا رہے ہیں تو کل کو ہمارے اہل و عیال بھی تو ذبح ہو جائیں گے. اور اس دوران کوئی بھی ایک بھی ادارہ وقت میرے پاس یہ ویسے سارے میں ہر جگہ میں ہر محکمے میں, لیکن دیکھیں نا اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو دی فیکٹ کہ ایک نشست کا ہو رہا ہے آج کراچی میں, ایک نشست کا. اداروں کی ریفارمز کا حال یہ ہے کہ ایک نشست پہ انتخاب ایسا نہیں کرا سکتے جس پہ تمام جماعتیں اتفاق کریں, کوئی رونا دھونا نہ ہو, کوئی ڈسکرپنسیز کی بات نہ ہو. یہ ہے جی اس وقت صورتحال. پروگرام کا ختم ہو گیا, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے, خدا حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un euskelze ODN reise nach Disney World zu sparen